हेलो बच्चों, क्लास 12, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमारे आज की अगली टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। बच्चों, ये जो हेडिंग है काफी लंबी दिख रही है, बस हेडिंग लंबी है लेकिन टॉपिक बड़ी छोटी सी है, छोटा सा डेरिवेशन इसका है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसका ध्यान रखिएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बलयुग्म क्या है। बल आघूर्ण आपने तो पढ़ा ही है। बलयुग्म का मतलब होता है बलों का जोड़ा, और उसका आघूर्ण का मतलब है कि बल ले लीजिए और उसकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी से क्या पूरा फल निकालिए। बल गुणे दूरी, वही बल क्या होता है? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का मतलब है कि अगर किसी पिंड पर बल आघूर्ण लग रहा है तो वह उसे घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। यानी जब किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं और वस्तु किसी निश्चित अक्ष या बिंदु के पलटकर घूमने की प्रवृत्ति अगर रखने लगे या उत्पन्न हो जाए उसमें, तो वही जो लगाया गया बल होता है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। और इस बल आघूर्ण का जो मान होता है वह लगाया गया बल और क्रिया रेखा से बल की जो गुणन अक्ष है वहां से बल की क्रिया रेखा के गुणनफल के बराबर है। तो बच्चों, अगर हम किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब क्या होगा? जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र को तिरछा करके वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को तिरछा किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो चूंकि उसमें दो प्रकार के आवेश हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ऋण आवेश पर जो बल लगेगा वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो चूंकि एक ही द्विध्रुव है जिसमें दो आवेश थे और उस पर आधे भाग में एक दिशा में बल और आधे भाग में एक दिशा में बल लगा। तो इस प्रकार से वहां पर बलों का जोड़ा उत्पन्न होता है और उन बलों का जोड़ा जो विपरीत दिशा में होता है, परिमाण समान होता है, क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होती है, उससे ही हम लोग कहते हैं बलयुग्म। तो जब ये बलयुग्म उत्पन्न हो जाता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। क्या कराएगा? प्रत्यानयन बलयुग्म। यानी कि जब हम किसी द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तिरछा रखते हैं, तो उस पर बलों का एक जोड़ा एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है, जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। तो बलों के इस जोड़े को ही हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। प्रत्यानयन बलयुग्म, और हमें ज्ञात करना है उसी प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। तो चलिए हम लोग फिगर बना सकते हैं। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग पैरेलल लाइन के द्वारा दिखाते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया और इसमें तिरछा कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तिरछा एक वैद्युत द्विध्रुव यहां पर क्या है? रखा हुआ है। इधर का आवेश क्या है? आपका प्लस q कूलम का है। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया आपका जिसकी डायरेक्शन है। इधर का आवेश जो है वह माइनस q कूलम का है। इस पर जो लगने वाला बल की दिशा होगी वह इस डायरेक्शन में होगी और इसका मान क्या हो जाएगा? F = Q × E। इस पर भी ठीक उतना ही हो जाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। F = Q E, अपोजिट डायरेक्शन, एक उधर है तो एक इधर। इस द्विध्रुव की जो टोटल लंबाई होती है वह 2l होती है, यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई 2l है। और ये जो द्विध्रुव है ना वो यहां से क्या कर रहा है? कोण बना वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना। तो हमें क्या निकालना है? हमें बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। तो बलयुग्म का आघूर्ण होगा क्या? बलयुग्म का आघूर्ण। तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या मिलेगा? कि एक बल अगुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं
त्रिज्या रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी। एक बल हमें लेना है और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत। एक बल की क्रिया रेखा ये है, एक बल की क्रिया है, इनके बीच की लंबवत दूरी ये हो जाएगी, इनके बीच की लंबवत। तो बच्चों इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इस समकोण त्रिभुज में ये आपका लंब हो गया, ये आपका कोण हो गया और ये आपका आधा। तो हमें लंब निकालना है, इसका मतलब है हम इसका नामांकन यदि कर लें, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। तो समकोण त्रिभुज, तो बल कितना लग रहा है? बल यह बराबर लग रहा है क्यू ई। समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंबटिकर्ण यानी कि बीसी और इसका कर्ण है ए बी। तो बीसी हमें निकालना है, बीसी हो गया और इसका कर्ण कितना हो गया 2l हो गया। इसका मतलब है बीसी ये क्या है? लंब है और इसका मान कितना है 2l sin थीटा के बराबर। यानी कि ये जो दूरी दिख रही है इसका मान क्या है 2l sin थीटा। अब ये 2l sin थीटा होगा तब तो निकाल सकते दोनों की लंबवत दूरी कितनी हुई 2l sin थीटा। इसलिए बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, तो बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं, टाउ। इसे टाई पढ़ते हैं पर टाउ करते हैं, टाउ या इसको का भी पढ़ते हैं, टर। क्या हो जाएगा? F इंटू हो गया आपका BC, या टाउ बराबर L का मान QE और BC का मान 2L sin थीटा, या टाउ बराबर हो गया आपका Q इंटू 2L, Q इंटू 2L और इंटू E और sin, या टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE sin थीटा, टाउ बराबर PE sin थीटा। और ये जो P क्या है? इसे हम कहते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण, और इसी का मान का है 2 इंटू L। ये द्विध्रुव का आघूर्ण है। टाउ और PE sin थीटा बच्चों ये सूत्र आप याद रखिएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण होता है वह टाउ बराबर PE sin थीटा के बराबर। बच्चों वैद्युत क्षेत्र से संबंधित बातें तो हमारे पूरी समाप्त हुई हैं। अब यहाँ से एक नया लेसन स्टार्ट होगा और वह है आपका वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स से संबंधित चीजें पढ़नी है और गॉस की प्रमेय हमें पढ़नी है। तो जो हम लोग की ये NCERT किताब है उसमें कभी फर्स्ट लेसन ही चलेगा, और अगर साइड बुक से देखेंगे तो हमारा जो एक लेसन है वह समाप्त हो गया। ये हम लोग का सेकेंड लेसन शुरू हो जाएगा। तो अब हमें पढ़ना है क्षेत्रफल वेक्टर। अब यहां से हम लोग जानेंगे वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय के बारे में। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। अब इसी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होगा? क्षेत्रफल वेक्टर। बच्चों ऐसे में जो क्षेत्रफल होता है वह एक अदिश राशि, क्षेत्रफल एक अदिश राशि। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर? क्षेत्रफल
क्षेत्रफल को एज वेक्टर पढ़ना है, यानी कि सदिश राशि बनाना। अब एक क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है? मान लीजिए कि कोई पृष्ठ है, अगर उस पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर अगर हम कोई वेक्टर खींचे तो उसी को क्षेत्रफल वेक्टर कहा जाता है। इसका ध्यान रखना है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वह सदैव तल के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, जैसा भी टर्म रहेगा उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर। जैसे यह एक 3 डायमेंशनल है, इस 3 डायमेंशनल फिगर में ये तल ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ये तल नीचे की तरफ, ये लेफ्ट में, राइट में और ये लेफ्ट में, इधर आगे हो गए। तो अगर इस पर से क्षेत्रफल वेक्टर खींचना होगा तो इसके लंबवत ऊपर, इधर खींचना होगा तो इधर लंबवत, इधर खींचना होगा तो इधर लंबवत, नीचे खींचना होगा तो नीचे लंबवत, मेरे तरफ और इधर की तरफ, यानी जैसा पृष्ठ रहेगा उसके ठीक तल के लंबवत। तो मान लीजिए कि यह कोई तल है, कोई भी एक सर्कुलर आप तल ले रहे मान लीजिए, और इसका क्षेत्रफल कितना है a, और इसके पृष्ठ के लंबवत हमने खींच दिया एक एकांक सदिश n है। हमने इसकी दिशा को दिखा दिया ऊपर। जब दिशा हमने ऊपर की तरफ दिखाया n है, तो ये इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ये क्या होगा? ऊपर की डायरेक्शन। ये कैप लगा हुआ है, 11 में आप पढ़ेंगे कैप के बारे में, यानी जिसके ऊपर कैप लग गया उसका मतलब वो एकांक सदिश। क्या हो गया? एकांक सदिश। तो ऐसी दशा में जो क्षेत्रफल वेक्टर a होता है, इसका जो मान होगा वह n कैप और a क्या होगा? या हम इसे कर सकते हैं a और n। ये देखिए क्षेत्रफल वेक्टर। तो यहां से आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि जो एकांक सदिश होता है वह वेक्टर a और बटे a के बराबर होता है, और यह a का मतलब हुआ मान ऑफ वेक्टर a। यानी कि यदि किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग दिलवा दिया जाए तो प्राप्त राशि होगी उसमें एकांक सदिश का, और ये इसी सूत्र से बनेगा कि वेक्टर a बराबर a और n ऊपर है। जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, अगर कोई पृष्ठ ले लीजिए, उस पृष्ठ के लंबवत क्या होगा? वह बाहर की तरफ ही हमेशा खींचा जाएगा। मान लीजिए कि हमने एक 3 डायमेंशनल फिगर ले लिया कि इसको यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दिया हमने, यहाँ मिला दिया, मिला, मिला दिया, ये मिल गया, ये यहाँ मिल गया, और ये वाला एक पृष्ठ हमने यहाँ पर ले लिया। ये ऊपर की सतह दिखाई देगी। अगर ये ऊपर की सतह है, इसमें जो क्षेत्रफल वेक्टर खींचा जाएगा तो बाहर। अगर इस पृष्ठ पर खींचना हो तब इस पृष्ठ पर खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस वाले पृष्ठ पर खींचेंगे तब ये इस डायरेक्शन में जाएगा। और अगर आप इस पृष्ठ से खींचना चाहते हैं, इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वह यहां से नीचे की तरफ। ये सभी क्षेत्रफल वेक्टर को दिखा रहा है। ये सभी क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर। यानी कि जैसा पृष्ठ होगा उस पृष्ठ के तल के ठीक बाहर की तरफ आप खींचिए। अब इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे घन कोण किसे कहते हैं। घन कोण, सॉलिड एंगल। अब एक घन कोण होता क्या है? बच्चों अभी तक जो आपने कोण पढ़ा है वो सारे के सारे जो कोण होते हैं, वो सभी जो कोण होते हैं वो आपके सभी जो कोण होते हैं वो आपके रेखीय कोण होते हैं। नॉर्मली रेखीय कोण को हम लोग क्या करते हैं? ऐसे खींच लेते हैं थीटा, जो कि एक वृत्त के भीतर होता है। यानी कि एक वृत्त है, इसके सेंटर को कहीं पर भी 2 जगह कहीं पर मिला दीजिए, ये थीटा हो गया, ये चाप हो गया और यह
त्रिज्या, यानी कि जो कोण बराबर होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। नॉर्मली हम कोण यही जानते हैं, लेकिन ये जो कोण है इसको रेखीय कोण कहते हैं। ये रेखीय कोण, ये 2 डायमेंशनल होता है, 2 विमीय होता है। इसमें केवल 2 ही विमा होती है, लेकिन यहां पर जो हम लोग कोण पढ़ रहे हैं ना वो त्रिविमीय, 3 विमा, यानी ये जो इसे एक वृत्त था, लेकिन हमें क्या करना है, गोला लेना, एक गोला ले लेना। ये मान लीजिए क्या किया, एक गोला ले लिया। गोला कम से ज्यादा लगा, ये गोला बना, गोला नहीं बन रहा। चलिए फिर से ट्राई करते हैं गोला बनाने की। ये हमारा बन गया गोला, ठीक है। लगभग इससे अच्छा नहीं बन पाएगा, चक्का हो गया। ठीक है, आपका बहुत कोशिश हमने कर लिया, अब जैसा भी बन गया, ठीक है। ये हमारा बन गया गोला तैयार। एक गोला बन गया। यह एक, हम इसे मानेंगे कि वृत्त नहीं है, बल्कि क्या है, ठोस गोला। अब इस ठोस गोले का कोई सेंटर होगा, इसके सेंटर से क्या करेंगे, इसके किसी भाग पर यहां एक छोटा सा भाग ले लीजिए, ऐसे छोटा सा कोई पार्ट, और इसका इस सेंटर से इसको काट के ऐसे निकाल लीजिए। ऐसे ऐसे काट के निकाल। ये जो भाग होगा इसमें त्रिज्या है और एक छोटा सा जो क्षेत्रफल है, एक छोटा सा सूक्ष्म सा क्षेत्रफल दिया जाएगा। इस क्षेत्रफल, छोटे से क्षेत्रफल और इसके अनुपात को हम कहते हैं क्या, घनकोण। यानी कि किसी गोले के पृष्ठ पर उसके क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। तो ये आपका एक गोला हो गया, उस गोले के केंद्र पर इस पृष्ठ के द्वारा जो कोण अंतरित होगा उसे हम घनकोण कहेंगे। इसका मतलब घनकोण को यहीं पर दिखा सकते हैं कि यही जो भाग होगा आपका घनकोण। चलिए मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूं। कोण वाली आइसक्रीम का आप खाए, कोण वाली आइसक्रीम कुछ ऐसे ही होती है ना, ऐसी होती है कि यह एक क्षेत्रफल मान लीजिए, और ये क्षेत्रफल अब किसी न किसी गोले के पृष्ठ पर ही, पृष्ठ का ही होगा इसी तरह से। इस गोले के पृष्ठ के द्वारा एक क्षेत्रफल दिख रहा है, यहां से यहां तक एक सर्कुलर पृष्ठ ऐसे जो दिख रहा है, उसी के द्वारा इसके सेंटर पर जो भी कोण अंतरित होगा उसी कोण को हम क्या करते हैं, घनकोण। तो एक छोटे से पृष्ठ के द्वारा, तो अगर संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा लेंगे तो कितना घनकोण बनेगा, इसी का आपको समाकलन करना होगा। इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन डी ए और बटे आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ स्क्वायर होगा, आर का स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो ओमेगा हो गया, और इसका समाकलन 1/r² और इंटीग्रेशन आपका डीए हो गया। तो डीए, डीए का मतलब यही तो ए है, और ये क्या आपका है, गोला। ये क्या है आपका, गोला। और गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई और r का स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, ओमेगा बराबर मिलेगा 4 पाई और इसका मान होता है स्टेरेडियन। इसका मतलब क्या होगा, स्टेरेडियन। अगर मान लीजिए ये तो गोले के केंद्र पर बनने वाला आपका घनकोण हो गया, इसी गोले के केंद्र पर जो संपूर्ण घनकोण होगा वो 4 पाई, तो ओमेगा बराबर 4 पाई हो गया स्टेरेडियन। इसका मतलब 4/180 720, यानी कि किसी गोले के केंद्र पर 720 अंश का घनकोण बनता है।
एक गोले के क्षेत्रफल, जिसे हम लोग 4 पाई के बराबर मान लें। अगर मान लीजिए कि ये पृष्ठ दिख रहा है आपको वह तिरछा हो, अगर तिरछा हो जाए, मान लीजिए इस तरह से हमने लिया, थोड़ा पृष्ठ तिरछा हो जाए, यानी अभी तक तो हमने ऐसे हम लोग ऐसे ले रहे थे, इसको इस तरह से था तो तिरछा लग रहा है। तो यहाँ से जो घनकोण बन रहा था ये यहाँ पर हमने दिखा दिया घनकोण, यहाँ पर यहाँ, तो यहाँ से जो क्षेत्रफल वेक्टर था ये यहाँ से पृष्ठ के ठीक लंबवत बाहर क्षेत्रफल वेक्टर से। लेकिन अगर ये पृष्ठ थोड़ा तिरछा हो जाए इस प्रकार से, ये ऐसे तिरछा हो, तब क्या होगा? अब तो क्षेत्रफल वेक्टर में यहाँ से इस डायरेक्शन में लंबवत हो जाएगा और इसके बीच में क्या होगा? थीटा। इसकी त्रिज्या r हो गई, ये वो हो गया, इसका जो घनकोण का वह d ओमेगा हो गया और इसका प्रक्षेप तब हम लोग इधर प्राप्त करेंगे। ये आपका n वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लेकिन वेक्टर के इस डायरेक्शन। तो अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें, सदिश यानी कि हमने क्या मिला? हमें मिला कि d ओमेगा बराबर dA और बटे r का एवं d ओमेगा बराबर लेकिन अगर ये यहां से क्या बना रहा है? थीटा कोण पर हो जाए, तो अगर ये थीटा कोण पर होगा तो ऐसी दिशा में जो सूत्र होगा वह d ओमेगा बराबर dA cos थीटा बटे r का क्या हो जाएगा? बराबर। यानी हमको क्या करना पड़ेगा? इस दिशा में इसका घटक लेना पड़ेगा। इसका जो क्षेत्रफल यानी कि जो सूक्ष्म सा क्षेत्रफल जो दिया गया है वेक्टर dA दिया गया है, छोटा सा क्षेत्रफल है ये वाला, तो हम इसका क्या करेंगे? क्षैतिज घटक प्राप्त करेंगे और उसका जो क्षैतिज घटक होगा वह dA cos थीटा क्या जाएगा? बराबर। जब क्षैतिज घटक dA cos थीटा है तो आपको इस सूत्र को याद रखना है, क्योंकि जब आगे हम लोग गॉस के प्रमेय पढ़ेंगे तो उसमें यह सूत्र लागू होगा, इसलिए इस सूत्र का ध्यान रखिएगा, इसको कभी भूलिएगा मत, क्योंकि गॉस के प्रमेय में लागू है। अगर सदिश रूप में इसको लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं कि dA ऊपर वेक्टर डॉट n तक है और बटे r का। यह घनकोण के सदिश का सदिश रूप है और यदि हमें एक स्टेरेडियन की परिभाषा निकालनी है तो एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं? एक स्टेरेडियन, तो सूत्र हमारा लिखिए है d ओमेगा बराबर dA बटे r या ओमेगा बराबर कर सकते हैं a बटे r, यानी कि गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल था उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को हम क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं। तो यदि a बराबर 1 क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर और r बराबर 1 मीटर हो तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। 1 स्टेरेडियन यानी कि यदि किसी गोले का क्षेत्रफल 1 मीटर हो तथा उसकी त्रिज्या का वर्ग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, त्रिज्या का वर्ग 1 मीटर स्क्वायर, तो उसके केंद्र पर बनने वाला जो घनकोण होता है वह 1 स्टेरेडियन के बराबर। तो बच्चों ये आपका हमने बड़ा क्षेत्रफल वेक्टर पढ़ा और ये घनकोण पढ़ा। इस घनकोण में आप ये सूत्र बिल्कुल मत भूलिएगा और ओमेगा का मान 4 पाई स्टेरेडियन था इसको मत भूलिएगा, क्योंकि गॉस की प्रमेय जब हम सॉल्व करेंगे